नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब सिर्फ 19 दिन बचे हैं और सियासी दल मुद्दों को धार दे रहे हैं। देखिए, इससे जुड़े कई डेवलपमेंट भी सामने आ रहे हैं, मोर्चेबंदी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट ऐसा है जो सब पर भारी पड़ रहा है। क्या है ये डेवलपमेंट, ये भी आपको बताते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ, जिन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था, वो बीजेपी में शामिल होते होते रह गए। आखिरी वक्त में पूरा गेम कैसे पलटा और बीजेपी के खुले हुए दरवाजे कमलनाथ के लिए अचानक बंद क्यों हो गए, ये आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर। कांग्रेस नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नकुल नाथ को टिकट देगी, छिंदवाड़ा से लोकसभा का टिकट देगी। नकुल नाथ कमलनाथ के बेटे हैं, मौजूदा सांसद भी हैं छिंदवाड़ा से, और कांग्रेस नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से टिकट देगी। और आशीष सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। आशीष, नकुल नाथ को टिकट देना, तमाम जो अटकलें चल रही थी, हालांकि उन पर आज विराम लगता हुआ, लेकिन अब ये कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल है या कमलनाथ परिवार की ओर से बातचीत के बाद का रास्ता है? देखिए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है रोहित कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कमलनाथ का स्ट्रांग होल्ड है। भले ही किसी भी हद तक उन लोगों ने कदम उठाया हो भारतीय जनता पार्टी में जाने का, अब जबकि इन अटकलों पर विराम लग गया है, खुद कमलनाथ ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे, ना ही उनके बेटे अब बीजेपी में जा रहे हैं, चाहे बीजेपी में खुद इस प्रस्ताव का विरोध हुआ हो। अब ऐसे में कांग्रेस को, मुझे टॉप सोर्सेस कहते हैं, ये लगता है कि छिंदवाड़ा कोई और निकाल नहीं पाएगा। ये सीट सिर्फ कमलनाथ या उनके बेटे नकुलनाथ जीत सकते हैं। ऐसे में आप देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीट कांग्रेस हार गई थी, एक ही सीट छिंदवाड़ा जीतने में ये कामयाब हुए थे नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि भले ही वो किसी भी हद तक का स्टेप उठा रहे हो, वो किसी और को वहां से कैंडिडेट उतार करके अपना चुनाव खुद हराए। इसलिए हमें टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि कांग्रेस पार्टी नकुलनाथ को एक बार फिर से छिंदवाड़ा से अपना प्रत्याशी बनाएगी। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बताता हूं कि कमलनाथ क्या प्रस्ताव लेकर बीजेपी के पास गए थे। कमलनाथ ने बीजेपी को कांग्रेस के 8 बड़े नेताओं की लिस्ट सौंपी थी। ये नेता केंद्र की राजनीति करते हैं और उनके साथ बीजेपी में शामिल होने को तैयार थे। कमलनाथ ने बीजेपी को मध्य प्रदेश के 7 से 8 ऐसे विधायकों की लिस्ट भी सौंपी थी जो उनके साथ बीजेपी में शामिल होने को तैयार थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी उनका ऑफर करीब करीब मंजूर कर लिया था। लेकिन यह बात जगजाहिर है कि जब से कांग्रेस ने कमलनाथ का राज्यसभा का टिकट काटा था, तभी से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे और कहा जाने लगा था कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसी बीच कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया था। इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई थी। ये चर्चाएं, कमलनाथ कांग्रेस का बड़ा नाम है, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस को की इमेज को डेंट लगता और बीजेपी को सीधे फायदा पहुंच सकता था। बीजेपी ने हालांकि इस पर खुलकर बेशक कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने बड़ी खबर दी है। उन्होंने बताया कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की जगह तारीख और समय सब कुछ फिक्स हो चुका था। कमलनाथ को दिल्ली में बीजेपी में शामिल करवाया जाना था। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल होने वाले थे। इसके लिए 18 फरवरी को शाम 5 बजे का समय भी तय हो चुका था। लेकिन कमलनाथ इसी हिसाब से 17 फरवरी को मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी थे, जो छिंदवाड़ा से सांसद है। खबर थी कि कमलनाथ के साथ नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन आखिरी वक्त में खेल पलट गया और 3 दिन के सस्पेंस के बाद कहानी उसी मोड़ पर पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। मतलब यह कि कमलनाथ कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रह गए। कहीं और नहीं जा रहा, नकुलनाथ भी कांग्रेस में रहेंगे का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, सर, जो नाराजगी हो रही थी, नाराजगी जो थी वो दूर हो गई है। देखिए, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ राजी नाराजी ना होती हो। ये चलता रहता है कि कुछ निर्णय होते जिनसे मतेक की नहीं होता, मन नहीं मिलता। ये खबर चल रही है कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं। बिल्कुल असंभव। अच्छा, असंभव शब्द है। देखिए, आज कमलनाथ के करीबी कह रहे हैं
कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कल तक कमलनाथ के ही करीबी ताल ठोक कर कह रहे थे कि कमलनाथ तो कांग्रेस छोड़ेंगे। पार्टी के ज्यादातर नेता भी उनके साथ थे। बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हम आपको कांग्रेस के ही एक नेता की बात पहले सुनवाते हैं, ये सुनिए, तस्वीर और ज्यादा साफ है। हमारी एक कोर कमेटी है 11 लोगों की, जो जिले के सारे सीनियर कांग्रेसी हैं। हम सब लोगों की चर्चा हुई, सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरह उपेक्षित अगर किया जाता है तो भाजपा में जाके ही काम कराना उचित होगा। तो कितने विधायक जा सकते हैं कमलनाथ जी के साथ? अगर ये दल विदल वाला मामला नहीं आया या टिकट मिलने की गारंटी होती तो मैक्सिमम लोग जा सकते हैं। आप जाएंगे? मैं भी जाऊंगा। तो देखा वो कितने दावे के साथ कह रहे थे कमलनाथ के करीबी कि मैं भी जाऊंगा, बीजेपी में ही जाना पड़ेगा। अभी आपने दीपक सक्सेना की बातें सुनी। इनका नाम मध्य प्रदेश से बाहर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पुराने नेता हैं और कमलनाथ के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं। दीपक सक्सेना मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। साल 2018 का विधानसभा चुनाव इन्होंने कमलनाथ के किले छिंदवाड़ा से जीता था और कांग्रेस की सरकार बनने पर जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उनके लिए विधानसभा की अपनी सीट भी छोड़ दी थी। जब वही कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की बात कह रहे थे तो भला इसे शक कैसे होता। इसके बाद कांग्रेस से नरम गरम रिश्ता रखने वाली तमाम पार्टियों के बयान भी आने लगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस जिस महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है उसने भी नहीं बख्शा। हम आपको संजय राउत की बात फिर सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस नहीं हार सकती थी, ये सबको मालूम है। कमलनाथ जैसे लोगों ने ये इलेक्शन सैबोटेज किया, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। 2024 में जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तो पता चलेगा इस व्यक्ति की हैसियत क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी जाएंगे। लेकिन सिर्फ 3 दिन में कमलनाथ की कहानी 360 डिग्री घूम गई और कमलनाथ ने एबीपी न्यूज से खुद कह दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, कांग्रेस में ही रहेंगे। जबकि इससे पहले उनकी तरफ से आने वाला हर संकेत, हर इशारा बता रहा था कि वो कांग्रेस में ज्यादा देर के मेहमान नहीं है। इसलिए ये सब जिस तरह हुआ उससे कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या बीजेपी ने कमलनाथ की एंट्री देने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कमलनाथ को पार्टी में एंट्री देने का मन बेशक बना लिया था, लेकिन पार्टी का एक धड़ा इसके खिलाफ था। वो कमलनाथ और उनके बेटे को बीजेपी में शामिल किए जाने का विरोध कर रहा था। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी शामिल थे, जो कमलनाथ को एंट्री दिए जाने का विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि कमलनाथ को बीजेपी में शामिल कराने से पहले मध्य प्रदेश में पार्टी को होने वाले नफा और नुकसान का आकलन होना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना था कि कमलनाथ पर सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप है। इन्हें एंट्री मिली तो सिख वोटर्स के बीच गलत संदेश जाएगा। सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के जो नेता कमलनाथ को पार्टी में एंट्री दिए जाने का विरोध कर रहे थे, उन्हीं में से एक है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको सुनवाता हूं। 1984 के अंदर जो सिखों का नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के अंदर कमलनाथ एक मुख्य आरोपी है। ऐसे कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई दरवाजा खुला नहीं है और कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे हैं। ऐसी जो भी खबरें हैं वो फर्जी है। कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। बीजेपी ने अपनी पार्टी के नेताओं का नजरिया भी समझा होगा, अपने चुनावी नफा नुकसान का अंदाजा भी जरूर लगाया होगा। इसके बाद ही उसने यह फैसला किया होगा। फिलहाल बीजेपी में कमलनाथ की एंट्री का चैप्टर क्लोज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह सियासत है। यहां दरवाजे जितनी तेजी से बंद होते हैं उतनी तेजी से खुल भी जाते हैं। बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। यह गठबंधन अब तक कई राज्यों में बिखर चुका है। पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक इंडिया ब्लॉक में बड़ी दरार आ चुकी है और अब अगला सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, इससे कई चीजें साफ होंगी। इस गठबंधन में यूपी की 4 राजनीतिक पार्टियां थी। पहली कांग्रेस, दूसरी समाजवादी पार्टी, तीसरी राष्ट्रीय लोकदल और चौथी अपना दल कमेरावादी। इसमें से जयंत चौधरी पहले ही किनारा कर गए, एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर दिया। अपना दल कमेरावादी का रुख भी अखिलेश यादव को लेकर अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच राजनीतिक रिश्ता बचेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। और अब बचते हैं 2 दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों के बीच भी स्थिति ऐसी है कि भविष्य को लेकर कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं आ रहा है।
अब सवाल यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दूरी क्यों बढ़ रही है? क्या इसके पीछे कांग्रेस की ज्यादा सीटों वाली जिद है या फिर अखिलेश यादव की मनमर्जी? इसे आपको विस्तार से समझाता हूं। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। जब यह यात्रा बिहार में थी तभी अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया था कि अमेठी और रायबरेली पहुंचने पर वो इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन जब यात्रा अमेठी पहुंची तो अखिलेश यादव का चेहरा गायब था। अखिलेश यादव सामने तो आए, लेकिन कांग्रेस के सामने सीट बंटवारे का सवाल लेकर उन्होंने सीधा कहा कि जब तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं होगा, रैली में वो शामिल नहीं होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। देखिए, सीट बंटवारा तो बिहार में भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव न सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए बल्कि उनके सारथी भी बने, मंच भी साझा किया, एक सुर में 24 की लड़ाई की बात कही। फिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर नहीं पा रहे हैं? बेशक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में बड़े भाई की भूमिका में है, फिर भी वो कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? आखिर वो कौन सी वजह है जो दोनों दलों के बीच दीवार बनकर खड़ी है? अब मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूं। देखिए, मुझे पता चला है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इसमें सबसे अहम सीट है मुरादाबाद, जहां से सपा के सांसद एसटी हसन है। अब कांग्रेस चाहती है कि यहां से वो अपना प्रत्याशी उतारे। 2009 में यह सीट कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जीती थी, क्रिकेटर अजहरुद्दीन। तब से कांग्रेस लगातार यहां से हार रही है। मुरादाबाद को लेकर मामला यहां तक उलझ गया है कि अखिलेश यादव चाहकर भी इस सीट से प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भी मुरादाबाद सीट का जिक्र नहीं था, जबकि बाकी जिन सीटों पर सपा के सांसद हैं वहां प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही फाइनल हो चुका है। कांग्रेस को उम्मीद यह है कि यह पेच भी जल्द सुलझ जाएगी। निश्चित तौर से जो बात ये चल रही है, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही अच्छे वातावरण में बात चल रही है और बहुत ही जल्द इसका सकारात्मक परिणाम आएगा और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। देखिए, मुझे पता चला है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को नया प्रस्ताव भेजा गया। इस प्रस्ताव में भी मुरादाबाद सीट का जिक्र नहीं था, यानी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद की सीट नहीं छोड़ना चाहती। अब इसे दबाव की राजनीति कहिए या फिर कुछ और, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस की सभी शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं है। मुरादाबाद सीट को लेकर कैसी तनातनी है यह भी मैं आपको बताता हूं। कल अखिलेश यादव मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो यहां विधायक नवाब खान के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मुरादाबाद में ताकत दिखाना चाहते हैं। 24 फरवरी को यूपी में यात्रा का दूसरा फेज मुरादाबाद से शुरू होगा, यानी सीट 1 और इंडिया गठबंधन में दावेदार 2, यहीं पर पेच फंसा है। मैंने पहले भी कई बार देखा कि एक एक सीट को लेकर गठबंधन तक टूट जाते हैं, बयानों की वजह से दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते का भी यही अंजाम होगा? दो लड़कों की जो जोड़ी यूपी में फिर से ताकत लगा रही है, क्या वो चुनाव से पहले ही टूट जाएगी? हालात बताते हैं कि दोनों दल मुरादाबाद के सियासी मोल भाव को अंतिम वक्त तक ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ और दिन यूपी में रहने वाली है। ऐसे में अगर अखिलेश रायबरेली भी नहीं पहुंचे तो आगरा तक उनका इंतजार किया जाएगा। हम लोग सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक मजबूत विपक्ष बन के लड़ेंगे और भाजपा के छक्के छुड़ाएंगे। उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने तो नहीं लगाई थी, लेकिन अभी 25 तक यात्रा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाएगी, वो कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की बात मैं पिछले 2 महीने से सुन रहा हूं, लेकिन आज तक किसी भी राज्य में इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के मामले में यह सवाल अहम हो जाता है, अगर इस राज्य में भी बातचीत पटरी से उतरी तो क्या होगा? अभी तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ती आई है। ऐसा इस वजह से किया जाता था क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब ये दोनों नेता यूपी की लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या
समाजवादी पार्टी गठबंधन टूटने की स्थिति में यहां से प्रत्याशी उतारेगी, ये सवाल बड़ा है। अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी, पर ये वैचारिक यात्रा है। और एक तौर से कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ 3 बार सांसद भी रहे हैं, 4 बार लड़े हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, ये उनका कर्म भूमि है। उनके पिताजी भी यहीं से लड़े थे, अमेठी से। तो हमारे कांग्रेस के इतिहास के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। आज राहुल गांधी भले ही अमेठी में थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी को पिछले चुनाव में हराने वाली स्मृति ईरानी भी आज अपने संसदीय क्षेत्र में थी। उनका निशाना भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर था। जो ये इंडिया गठबंधन आपस में बचा है? कुछ बचा है गठबंधन का? यूपी में है तो अखिलेश को बुलाना चाह रहे थे। अखिलेश ने कह दिया ऑन रिकॉर्ड कि हम तो आएंगे नहीं जब तक सूची तय न करो। देखिए, वो उन दोनों के बीच का विषय है, लेकिन जिसे मात्र आने के लिए सहारा का जरूरत है, अकेले चुनाव कैसे लड़ेगा, ये भी तो एक प्रश्न है। सवाल तो है। और अगर व्यक्ति को खुद सहारा चाहिए तो वो दूसरों को सहारा क्या देगा? यानी एक तरफ कमजोर होता इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ आत्मविश्वास से लबरेज हुई बीजेपी, जो इस बार अमेठी के साथ साथ रायबरेली भी जीतने को बेताब है। यह तो बात हुई अखिलेश और राहुल के बीच खड़ी होती दीवार की। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। इस बार उन्होंने किसी विवादित बयान के जरिए अखिलेश यादव की टेंशन नहीं बढ़ाई, बल्कि एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसका सबसे ज्यादा असर अखिलेश यादव की राजनीति पर पड़ने वाला है। जी हां, दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत में जाना पहचाना नाम है। जनता दल से सियासी करियर शुरू करने के बाद बीएसपी और बीजेपी के रास्ते समाजवादी पार्टी में पहुंचे। हर पार्टी में बड़ा बड़ा पद संभाला। मायावती और योगी सरकार में तो मंत्री भी रहे, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने हिसाब से कुछ फैसले कर पाए, कोई सियासी लकीर खींच पाए। हाल के दिनों में देखा गया कि जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, समाजवादी पार्टी उनसे किनारा कर रही थी। अब स्वामी अपनी खुद की नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसका इशारा उन्होंने कुछ दिन पहले ही कर दिया था। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव पद छोड़ा और अब 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। मुझे पता चला है कि दिल्ली से ही नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में अब अखिलेश यादव के लिए गुस्सा भी दिखाई देने लगा है। न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है, और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी से नाराजगी सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू अब मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पिछड़ों की राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को आज तक इस बात का मलाल है कि बड़ा सियासी रुतबा होने के बावजूद वो उस मुकाम को नहीं छू पाए जैसा यूपी के कई नेताओं ने हासिल किया। जी हां, राजभर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले ओम प्रकाश राजभर भी बीएसपी में हुआ करते थे, लेकिन अपनी पार्टी बनाई और लंबे संघर्ष के बाद इस हैसियत में पहुंच गए कि सीधे राष्ट्रीय पार्टियों के साथ बार्गेनिंग करते हैं। मल्लाहा वोट बैंक की राजनीति करने वाले संजय निषाद ने भी किसी पार्टी का दामन नहीं पकड़ा, अपनी पार्टी बनाई और सियासी कद बढ़ाते गए। इसी तरह अनुप्रिया पटेल है, जिनकी सियासत भले ही विरासत पर आधारित हो, लेकिन कभी किसी पार्टी के पीछे नहीं रही। कुर्मी वोट बैंक की राजनीति की और अब केंद्र और यूपी की सरकार में भागीदार भी है। जयंत चौधरी से लेकर चंद्रशेखर आजाद और संजय चौहान से लेकर केशव देव मौर्य, उत्तर प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं जो किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं रहते। चुनाव आने पर बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ सियासी मोलभाव करते हैं और हालात देखकर उनके साथ खड़े भी हो जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जिंदगी में सत्ता सुख भले ही हासिल किया, लेकिन यह ताकत आज भी अधूरी है, जिसे हासिल करने के लिए वो नई पार्टी बनाने के रास्ते पर निकल चुके हैं और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे में भी हलचल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। हमारी पार्टी जितनी डेमोक्रेटिक पार्टी इस देश की कोई पार्टी नहीं। तो हमारे पल्लवी पटेल हों या मौर्य जी हों, किसी पे बंदिश थोड़ी है। वो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के निष्ठावान लोग हैं। जो उनको कहीं लगता है अपनी आवाज बताते कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद की पार्टी बनाएंगे तो कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक को अपनी सियासी ताकत बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूपी में इस आबादी की बड़ी हिस्सेदारी है, इसको समझना जरूरी है। दरअसल मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी एक ही सामाजिक ग्रुप की जातियां हैं। ये पूर्वांचल में मौर्य और पटेल के नाम से है, जो कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। इसी तरह बुंदेलखंड में कुशवाहा के नाम से है, ब्रज में शाक्य और पश्चिम में सैनी के नाम से पहचाने जाते हैं। पूरे यूपी में इनकी आबादी 5 से 7% तक मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि अपनी पार्टी बनाकर हर कोई सफल हो जाता है। यूपी में ऐसे कई छोटे दल हैं जिनका नाम तक अधिकतर लोग नहीं जानते। हालांकि इनकी अपने क्षेत्र में और अपने वोटर्स के बीच पहचान जरूर है। अब सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य का है, पार्टी बनाकर वो मजबूत होंगे या गुमनाम हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है।